तो आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंप्लीट करने के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको एक एक पॉइंट और उसके बारे में उसका एक्सप्लेनेशन हम दिए थे। और आज चूंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दोनों थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि वहां पर आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पर ऐसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है सिर्फ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कहीं कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखाई देता है। तो इसकी कंसेप्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम, एक का नाम था एच बेथ है, एक थे एच बेथ है और दूसरा जो थे उसका नाम था वी ब्लैक। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया। पहले तो ये समझे कि ये कहानी उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने क्या कहा, ऐसी कौन सी चीजें बोला जिसके चलते ये फील्ड थ्योरी बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर कोई मेटल है, अगर मेटल किसी लिगेंड्स के साथ अगर अटैच्ड होता है तो वो लिगेंड्स जो होगा उसके ऊपर, वो कोई भी लिगेंड्स क्यों ना हो, उसके ऊपर पॉइंट चार्ज होता है। ध्यान रखेंगे क्या बोला उन्होंने, कहे कि जो भी कोई भी मेटल जब लिगेंड्स के साथ मिलता है तो वो लिगेंड्स के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज जरूर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज पाया जाता है। अगर वो पॉइंट चार्ज में अगर लिगेंड्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर लिगेंड्स कैसा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसके ऊपर से क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, साइनाइड हुआ, इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो बात सही है। तो उन्होंने कहा कि जो भी मेटल लिगेंड्स के साथ या लिगेंड्स जो मेटल के साथ अटैच्ड होता है तो उस लिगेंड्स के ऊपर एक पॉइंट चार्ज पाया जाता है। ठीक है। अब अगर चूंकि आपको ही पता है कि जब मेटल लिगेंड्स के साथ मिलता है तो वो लिगेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड होता नहीं है। तो कहा कि जो लिगेंड्स, अब तो बात आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स था तो ये तो बात समझ में आया कि हाँ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर यहां पर न्यूट्रल लिगेंड्स हो, कैसा हो, न्यूट्रल लिगेंड्स हो, तो ने कहा कि न्यूट्रल लिगेंड्स के ऊपर भी चार्ज होता है। गजब हाल है, कैसे? तो कहा कि अगर मान लो कि तुम न्यूट्रल लिगेंड्स में NH3 ले लो, H2O ले लो, CO ले लो, ठीक है। जब आप NH3 H2O को आप देखोगे तो ये NH3 है या ये आपका H2O है। तो उन्होंने कहा कि लिगेंड्स वही पार्टिसिपेट करता है मेटल के साथ जिसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है। कहा कि जो ये नाइट्रोजन होता है इसके ऊपर जब प्लस आई इफेक्ट काम करता है तो ये इसे अपने तरफ क्या करता है, ट्रैप करता है, अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब खींचता है तो इसके ऊपर डाइपोल इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, डाइपोल इंड्यूस होता है। और डाइपोल इंड्यूस हुआ तो बताओ तो इसके ऊपर डाइपोल चार्ज आया कि नहीं आया, मतलब यहां से जब इसको खींचेगा अपने तरफ तो इसके ऊपर क्या इंड्यूस होता है, डाइपोल। अब तो उन्होंने कहा कि जो भी जब इसे जब अपने तरफ खींच अट्रैक्ट करेगा तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर डाइपोल चार्ज उत्पन्न होता है। और डाइपोल चार्ज होने के कारण जो लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है उसके ऊपर डाइपोल चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसके चलते वह आयोनाइज हो जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी एलिमेंट्स जो मेटल के साथ जो लिगेंड्स जुड़ा रहता है वह लिगेंड्स या तो वो सारे लिगेंड जो होते हैं उसके ऊपर पॉइंट चार्ज होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्लोरीन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ये मेटल के साथ आसानी से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डाइपोल चार्ज इंड्यूस होने के बाद इसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो कहा
कि इस तरह से मतलब उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही निकली। कहा कि जो भी हमारे पास मेटल होते हैं जो लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज इंड्यूस होता है और पॉइंट चार्ज के साथ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब काम करता है तो इसके बीच में क्या काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो उनका यही सीधा काम था कि इनके बीच में क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टेट काम करता है, क्योंकि इन लिगेंड्स और मेटल के बीच में चार्ज के चलते इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है। अब चूंकि ये जो भी कहानी होती है वह क्रिस्टल में हो, मतलब कि एक लैटिस फील्ड में होता है। मान लीजिए कि यहां पर लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स है, तो ये एक्सिस के अबाउट होता है, लैटिस में होता है। और आपको भी पता है जैसा आप पढ़ते हैं कि अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट अगर किसी भी मेटल को, ये आपका मैग्नेट है, अगर मेटल को जितना डिस्टेंस कवर तक वो क्या कर सकता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये फील्ड कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से यहां पे जो मेटल होता है वो लिगेंड्स को जितना एरिया तक वो कवर कर लेता है, जितने एरिया, मैक्सिमम एरिया जो यहां पर लिगेंड्स हो उसको अपनी तरफ क्या करे, खींच सके, तो वह फील्ड जो होता है आगे चलकर क्रिस्टलाइन फील्ड के नाम से जानते हैं, क्रिस्टलाइन फील्ड कहते हैं। और इसी को आगे चल मॉडिफाइड करके कहा गया क्रिस्टल फील्ड। क्या कहा गया, क्रिस्टल फील्ड कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि जिस वक्त ये मेटल है, मान लीजिए कि ये मेटल है और ये लिगेंड्स है, तो जितना एरिया तक वो लिगेंड्स क्या करेगा, मेटल और लिगेंड्स के बीच में जितना दूर तक फील्ड क्रिएट होगा, इस सारे फील्ड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन फील्ड। जो क्यों फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि मेटल जो होगा वो लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसी स्थिति में जब अट्रैक्ट करेगा तो उतना देर एरिया जितना कवर करेगा वह उसका फील्ड कहलाएगा। क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फील्ड में हो रहा है, मतलब कि एक्स एक्स के अबाउट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन फील्ड, और इसी को आगे चलकर मॉडिफाइड कहा गया क्रिस्टल फील्ड। और इस क्रिस्टल फील्ड को जिसके द्वारा प्रमाणित किया गया, जो स्टेटमेंट द्वारा प्रमाणित किया गया, उसे कहा गया थ्योरी, इसलिए इसका नाम हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई समझ में? तो आप ये काम करें, पहले लिखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिखिए दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption या assumption that the metal ion and ligands act as a point charge, ब्रैकेट में इन्वर्टर कॉमा में लिखिएगा that से, that the metal ion and ligands act as a point charge and the interaction between them are purely electrostatics। हो गया, ब्रेक इन्वर्टर कॉमा बंद कर लीजिए, नीचे से लिखिए इन द केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, ब्रैकेट में लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड आयन, द इंटरेक्शन विथ मेटल आयन आर ऑल, कैसा होगा, यहां पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है हम लोग आयन इंटरेक्शन, और इनके बीच में क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस हुआ, तो इसका नाम होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो लिख लीजिए मेटल आयन आर आयन इंटरेक्शन। नेक्स्ट लिखिए इफ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल, ब्रैकेट में लिख लीजिए NH3 CO2 CO H2O H2O, the interaction with the metal ion are ion dipole interaction, ion dipole interaction।
हो गया। तो ये कहानी हो गई इसमें। अब एक काम के नीचे लिखिए, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आयन in the environment of ligands within the lattice of crystal are affected by non-spherical electron field या electric field, non-spherical electric field stabilized by ligands. The electronic field are called, या the electric field are called crystalline field, crystalline field, but now it's called crystal field. क्रिस्टल फील्ड। तो यहां तक तो हो गया आपकी बेसिक कंसेप्ट, ठीक। अब हेडिंग डालिए बेसिक एजॉर्प्शन ऑफ या बेसिक फीचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेसिक एजॉर्प्शन या बेसिक फीचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट। तो पहला पॉइंट लिखिए, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाई, the transition metal ion are surrounded by lone pair, surrounded by the ligands with lone pair of electron, ligands with lone pair of electron. दूसरे पॉइंट में लिखिए, all type of ligand are regarded at point charge, all type of ligand are regarded as point charge, point charge. The ligand may be either ionic like as फ्लोरीन, या फ्लोरीन भी लिख सकते हैं इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, ईटीसी। और मॉलिक्यूल्स एज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एज CO2, H2O, CO, H2O, NH3, if the ligands happen to be a neutral molecules, इसे में लिखिएगा, if the ligands happen to be a neutral molecules, then the negative end of the dipole in orientation towards the metal ion, हो गया। अब इसको समझ जाएंगे ना कि यहां पे क्या होता है, NH3 में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव आता है। तो अगर आप इसको लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया NH3 is a polar molecules having dipole negative charge on nitrogen and dipole positive charge on hydrogen. समझ सकते हैं, हो गया नाइट्रोजन। और एंड ऑक्सीजन या वाटर, ऐसा लिखो, वाटर इज ऑल्सो पोलर विथ डाइपोल चार्ज ऑन ऑक्सीजन या डाइपोल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड डाइपोल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। आप इसको लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है।
थर्ड पॉइंट में लिखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन और नेगेटिव एंड ऑफ द एटम और लिगेंड्स, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एट द नेगेटिव एंड ऑफ anion or ligands is purely electrostatic. Is purely electrostatic. That is, bond between the metal and ligands is considered 100% ionic. 100% ionic. मतलब कि यहां पर भी चूंकि आयन दोनों, अब डाइपोल के चलते हो या नॉर्मल आयन के चलते हो, दोनों स्थिति में जो है वह आयंस के बीच में ही इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वह आयनिक बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा घबराइएगा मत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इसलिए थोड़ा बड़ा है, और उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ी छोटा लगेगा। लिखिए, the ligands surrounding the metal ion produce electric field which influence the energy of d orbital of the central metal ion in a free metal ion. All the five orbital having same energy. These orbital having same energy is called degenerative orbital या degenerate orbital, called degenerate orbital. This means that an electron can occupy any one of the 5d orbital. However, on the approach of the ligands, the orbital electron are repelled by lone pair of the ligand. The repulsion rise the energy of the d orbital. Now d orbital have different orientation and therefore this d orbital will experience greater repulsion and their energy will rise to greater extent. On the other hand, the orbital not lying along the approach of the ligands will face a smaller interaction and therefore their energy will rise to be lesser extent. ये बहुत बड़ा दिखा आपको। अब आपको हम बताते हैं, ये बहुत छोटा कहानी है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो भी हमारे पास d ऑर्बिटल है, हम इसको आप समझा देंगे, आपको बिल्कुल जो होगा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है कहानी इसका? ने कहा कि अगर जो हमारे पास जो d ऑर्बिटल होते हैं, जो नाम बोला ना 5d ऑर्बिटल, ये जो 5d ऑर्बिटल जो है ये है आपके 5d ऑर्बिटल, जिसका नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर।
ठीक है। तो कहा कि जो भी लिगेंड्स होते हैं जब डी ऑर्बिटल में आके बैठते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जब आते हैं, तो जो कभी भी डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है जब इसको भरते हैं तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाए उसकी एनर्जी की वैल्यू सबकी बराबर होती है। इसीलिए ना कि जो भी हमारे पास भरते हैं 5d ऑर्बिटल में सबकी एनर्जी जो होती है एक बराबर होती है, सेम एनर्जी के साथ ऑक्युपाइड होता है। इसी 5d ऑर्बिटल को, जो आपको 5d ऑर्बिटल दिखा, इसी को लोग कहते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डी जेनरेट ऑर्बिटल। यहां तक समझना है। अब कहा कि जो ऑर्बिटल इसके बीच में बना, जब आप इसका एक्सियल डायग्राम लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए कि ये है आपका एक्स वाई जेड, तो ये है आपका डी एक्स वाई, यह आपका डी वाई जेड, यह है डी जेड एक्स, यह है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यह आपका डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है। अब समझना इसकी कहानी। कहा कि जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, अब जो लिगेंड्स होगा, अब देखो कितने इंटरेस्टेड कहानी बनने जा रही है। ये जो मेटल है, जो लिगेंड्स होगा, ये मेटल है, तो इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के चलते इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के चलते इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, पर इनके पास लोन पेयर होगा और इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा, होगा ना? तो इनके लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन काम करता है। जाहिर सी बात है, दोनों का नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। इनके ऊपर डाइपोल चार्ज के चलते इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसके डाइपोल के चलते, सॉरी, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के चलते इसका लोन पेयर और इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। बात वही हो गई ना कि दो पेरेंट्स आपस में मिल तो रहे हैं, मतलब इनके बीच में अगर मान लीजिए कि अगर ये लड़का है और ये लड़की पार्टी है, दोनों अगर लव मैरिज शादी करते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन के चलते ही तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंडर कास्ट होने के चलते, कास्ट सेम ना होने के चलते, इनके बीच के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। समझ में आ रही कहानी? लड़का लड़की तो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों के बीच में प्यार हुआ या आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम किया और ये आपस में अट्रैक्ट हुए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स चूंकि ये जो पेरेंट्स हैं, जो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इनकी दोनों की सोच जो होती है एक जैसे अपोजिट, एक जैसी सोच कि अंडर कास्ट है, हमारे सब का कहते समाज में नाक कट जाएगा, तो ऐसे इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन क्रिएट होगा। अगर फेस टू फेस जिस दिन मिल गए, उसमें काफी खतरनाक रिपल्सन होगा, है कि नहीं? तो यही कहानी होता है कि जब इनके पास लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ऐसे सिचुएशन में नेचर सेम होने के चलते इनके बीच में रिपल्सन होगा। तो वही कहा, अब अगर रिपल्सन कब जब होगा? जब फेस टू फेस मिलने, मतलब कि जो हमारे पास अगर मान लीजिए कि अगर कोई मेटल है जिसके पास 6 लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 होता है, 6 लिगेंड्स है। तो हम अगर मान लीजिए कि 6 लिगेंड्स को यहां बैठा दें, इसके प्रत्येक एक्सिस पे 6 लिगेंड्स को बैठा दें,
बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे आगे की भी पॉइंट है। तो ने क्या कहा कि जब 6 लिगेंड्स को बैठा देंगे, तो बैठाएंगे तो अगर ऑर्बिटल के डायरेक्शन में आए, मतलब अगर दोनों फेस टू फेस हुए, तो यहां देखो ये ऑर्बिटल है, यहां ये ऑर्बिटल, यहां ये ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल के डायरेक्शन में लिगेंड्स नहीं है, यहां भी ऑर्बिटल के डायरेक्शन में लिगेंड्स नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर अवे नहीं आता है, मतलब उसके डायरेक्शन में नहीं आता है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कम काम करेगा। आई बात समझ में? लेकिन यहां देखें तो ऑर्बिटल के डायरेक्शन में जो है वह लिगेंड्स बैठा है। तो जब ऑर्बिटल के डायरेक्शन में लिगेंड्स बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा हाई होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में लिगेंड्स, अट्रैक्शन तो होगा उनके आयन आयन के बीच में, पर उनके लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन के बीच में हाईली रिपल्सन काम करेगा। तो ऐसे स्थिति में वही चीज हुआ कि जब आप क्या कहते हैं कि जब अगर सेम डायरेक्शन में एलिमेंट लिगेंड्स और एटम आ जाते हैं, तो उनके बीच में हाईली फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, जिसके चलते मैक्सिमम एनर्जी। अब क्या होगा जब दोनों पेरेंट्स अलग अलग हो गए, दोनों पेरेंट्स के बीच में टकरार हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, काफी अधिक एनर्जी खर्च होगी। क्या मम्मी पापा ना लड़के वाले के सपोर्ट करेंगे ना लड़की वाले के सपोर्ट करेंगे, तो सारा काम तो अब लड़का लड़की को आपस में खर्चा मिलाकर जोड़ कर काम करना पड़ेगा, पूरी करियर चलानी पड़ेगी, तो अधिक मात्रा में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर ऑर्बिटल लिगेंड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, सेम डायरेक्शन में आता है, तो इनके बीच में तगड़ी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, और जिसके चलते क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट होता है। और जब मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट होता है, तो इसी स्थिति में जब यहां पर देखो, यहां पर भी क्या हुआ, ऑर्बिटल डायरेक्शन में आ गया, तो यहां पर भी मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट होगा। तो मतलब कि सबसे ज्यादा अगर हम 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर की बात करें, तो 1 2 3 तो करीब करीब क्या होंगे, आपस में बराबर एनर्जी लेके चलेंगे। लेकिन चौथे और पांचवें में देखें तो ये 2 ऑर्बिटल इसके कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब इसके 4 लोब इसमें कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगी पांचवें की तुलना में, होगी कि नहीं होगी? और बाकी जब होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सब के सब एक बराबर होंगे। तो ये कहानी इसके पास मिलती है कि सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी लेवल तो एक बराबर होती है, इसकी इससे ज्यादा इसकी होगी और उसके बाद इसकी होगी। तो ये कंसेप्ट जो होता है कि इसमें अब देखो जो मैक्सिमम एनर्जी यहां पर, इसमें क्या होगा, इसकी हायर एनर्जी और इसकी थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी, मतलब और इसकी एनर्जी एक बराबर, इसमें भी एनर्जी क्रिएट होगा पर कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ऑर्बिटल में दरार पड़ गया और ये 2 भागों में क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। क्योंकि ये क्रिस्टल लाइन में ब्रेक हो रहा है, और क्रिस्टल फील्ड इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या किया, ये 2 भागों में ब्रेक कर जाना, इसी को कहते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या समझ में आया कैसे ब्रेक करता है ऑर्बिटल? तो आप ये है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ऑर्बिटल, अभी हमने जो बड़ा पॉइंट जो लिखवाया कि ऑर्बिटल 5 भाग में बढ़ता है, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी के साथ आते हैं, जो ब्रेक करता है ऑर्बिटल उसको हम लोग कहते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। 5 जो 5d ऑर्बिटल उसको कहते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। कहा कि जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर लिगेंड्स अगर ऑर्बिटल के डायरेक्शन में आ गया, तो ऐसे स्थिति में उनके बीच में कम रिपल्सन फोर्स काम करता है, पर उनके डायरेक्शन में आ गया तो मैक्सिमम रिपल्सन काम करता है, अगर उसके डायरेक्शन में नहीं आता है तो कम रिपल्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन काम करता है। ठीक है, तो ये थी चौथी पॉइंट। पांचवें पॉइंट क्या कहता है कि क्रिस्टल फील्ड लिगेंड्स होने के करते इनमें जो एनर्जी उत्पन्न होता है, जिसके चलते ऑर्बिटल क्या करता है, 2 भागों में ब्रेक कर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पांचवा पॉइंट में लिखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड the 5d orbital will split up. This conversion of 5d degenerate d orbital of the metal ion into different sets
set of the orbital having different energy in the presence of electric field of the ligand is called crystal field splitting. This concept form the basis of crystal field theory. Basis of crystal field theory. छठा पॉइंट में लिखिए, we can explain the magnetic property. You can explain the magnetic property, spectra and performance of particular geometry in term of splitting d orbital in different crystalline field. In different crystalline field. अब ये ज्योमेट्री जो होती है कैसे डिसाइड होते हैं आगे हम बताएंगे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इसी स्प्लिटिंग के आधार पर हम इसका ज्योमेट्री डिसाइड कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है। इसका इसी के बेसिस पर हम आपको आगे ज्योमेट्री बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द नंबर ऑफ लिगेंड्स ब्रैकेट में लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर and their arrangement ब्रैकेट में लिखिए ज्योमेट्री around the central metal ion will have different effect of relative energy of the 5d orbital हो गया। तो आप एक काम करिए, अगले डालिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब उसमें आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिख शेप ऑफ डी ऑर्बिटल में डायग्राम बना लीजिए इसको। ठीक है, कर लेंगे। आप लिगेंड्स को मत दिखाइएगा, केवल आप डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, अब इसमें देखिए, कहते हैं कि जो डी एक्स वाई डी वाई जेड होता है इसकी तो बराबर एनर्जी होती है, लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और आप डी एक्स वाई को देखिए तो कहा कि ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। अंतर क्या होता है कि सिर्फ 45 डिग्री ऑर्बिटल जो होता है वह शिफ्ट हो जाता है। मतलब देखिए, यहां पे ऑर्बिटल यहां पे है और यहां पर क्या 45 डिग्री से ऑर्बिटल जो होते हैं शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर जो होता है हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी ऑर्बिटल जो भरते हैं वह हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ भरते हैं। इसमें एक्स वाई जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबकी बराबर होती है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल क्या होते हैं, लिगेंड्स के डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिसके चलते इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वह काफी ज्यादा होती है। ठीक है, यहां तक आपको कंसेप्ट आपको मिल गया कि हां किस तरह से मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती है। अब जरा समझिए, अब इसके बाद की जो कंसेप्ट है जहां हम सीखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ क्या रिलेशन होता है। अब हम इसकी ज्योमेट्री सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, कि ये जब स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के बाद किस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, और किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। उसमें हमारे पास क्या होता है, हायर एनर्जी क्या होता है, लोअर एनर्जी, यानी कि स्पिन एनर्जी क्या होता है, लोअर वीक स्पिन, या हाई फील्ड एनर्जी क्या है, लो फील्ड एनर्जी क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, वहां पर T2G और EG टर्म क्या होता है, जिससे हम लोग ग्रेविटी ऑफ अर्थ के नाम से जहां हम लोग G रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दोनों ब्रेक होते हैं और उसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है। इस कंसेप्ट को हम मिलेंगे अगले लेक्चर में तो आपको क्लियर करेंगे। ओके, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।